A very good morning to all my dear students. This is the lecture number 6 for the chapter Atomic Structure. So in today's lecture, we are going to discuss the topics, the revision of Aufbau principle, the electronic configuration, how electrons are filled in the orbital according to their energies. ये आपने पहले ही पढ़ा है, but I will give you a quick revision. And the second topic which you are going to study today is about Hund's rule. It is very simple. एंड द लास्ट इज द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ये तीनों प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए. किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है ऑर्बिटल्स में. आपके ये चैप्टर के दो टॉपिक्स बचे हैं. सिर्फ आपकी क्वांटम थ्योरी है, एक आपका एटॉमिक मॉडल का, एंड द लास्ट वन इज द शेप ऑफ ऑर्बिटल. थोड़ा डिटेल में है, मैंने ऑलरेडी आपको इंट्रोड्यूस किया है. सो ये दो लास्ट टॉपिक्स हैं, उसको हम लास्ट लेक्चर में कवर करेंगे. So in today's lecture, we are going to focus on some very important principle that will help you in when you are going to study the inorganic chemistry. So take your copy and pen and then start studying. So let us begin our today's lecture. You already know that what is Aufbau principle. मैंने बहुत बार आपको बताया है. Aufbau principle में आप क्या पढ़ते थे कि किस तरीके से ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, आपने ये पढ़ा है. और Aufbau में हमेशा ये ध्यान दिया जाता है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन्स जो है पहले लो एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल में भरे जाते हैं. ओके, सो आप यहाँ पे देख लो, ये डायग्राम मैंने आपको बताया था. आई होप आपने प्रैक्टिस की है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. आप बिल्कुल भी लेक्चर्स को जो है एकदम स्किप करके मत देखिए. एक एक पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. चाहे आप आगे चल के कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का भी एग्जाम दोगे, इट विल हेल्प यू आउट. सो जो भी कॉन्सेप्ट है आप क्लियर रखो. ये आप देख रहे हो कि मैंने ये बताया था किस तरीके से Aufbau प्रिंसिपल में किस तरीके से ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है. दिस इज द 1s ऑर्बिटल, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f एंड सो ऑन. और मैंने बताया था किस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हो. अब आपने क्वांटम नंबर पढ़ लिया. व्हाट वाज द क्वांटम नंबर? क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता था. सो दिस n इज टेलिंग द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. अगर n इक्वल टू 1 है तो वो ऑर्बिटल कौन सा है? 1s है. मैंने बताया था कि ऑर्बिटल के आगे जो ये नंबर लिखा होता है दैट टेल्स द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मेन एनर्जी लेवल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. उसी तरीके से n इक्वल टू 2 में आप देखो 2s और 2p आएगा, n इक्वल टू 3 एंड सो ऑन. सो n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. और l आपने बार बार पढ़ा है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर. अगर l की वैल्यू 0 है, इट बिलोंग्स टू s ऑर्बिटल. अगर l की वैल्यू 1 है, देन इट विल बी p ऑर्बिटल. अगर l की वैल्यू 2 है, देन इट विल बी d ऑर्बिटल. एंड इफ l इक्वल टू 3, देन इट विल बी f ऑर्बिटल. तो ये फिलिंग आपने अच्छे से पढ़ ली है और आपको पता है कि Aufbau प्रिंसिपल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स को जब हम ऑर्बिटल में भरेंगे तो लोअर एनर्जी लेवल वाला ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को हम पहले भरेंगे. अभी आगे चल के आप एक और रूल पढ़ोगे. देखो, आप ध्यान से देखो, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. अब ये आप देखो, ये जो नंबर डिनोट कर रहा है 3, दैट इज टेलिंग द वैल्यू ऑफ n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो आप कैसे समझोगे कि s ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है 3s की कि 3p की? अभी आगे आप जाओगे तो देखोगे 3d की. तो इसको आप किस तरीके से अरेंज करोगे, ये अभी आप Aufbau प्रिंसिपल में डिटेल में पढ़ोगे. n प्लस l रूल, वेयर n इक्वल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड l इक्वल टू एजीम्यूथल क्वांटम नंबर. तो ये सारे आपके रिवीजन हैं आपके, और आप इसको ध्यान से देखिए कि Aufbau प्रिंसिपल में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है. लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स पहले भरे जाते हैं. और अभी आप एक नया रूल पढ़ोगे, हाउ यू आर गोइंग टू डिसाइड कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, जैसे मान लीजिए 3s है, 3p है, 3d है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है और किसकी कम है, और आप इसको कैसे अरेंज करोगे, तो वो हम n प्लस l रूल से नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट्स, लेट अस सी द Aufbau प्रिंसिपल की बेसिक पॉइंट्स इसके क्या है. मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑक्यूपाई लोअर एनर्जी लेवल ऑर्बिटल. Aufbau प्रिंसिपल का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पहले लोअर एनर्जी लेवल में भरे जाएंगे और उसके बाद वो हायर एनर्जी लेवल में स्टेप बाय स्टेप भरते जाओगे आप. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी.
जैसे मैंने बताया कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर एक ही है तो आप कैसे डिसाइड करोगे, अगर 3s है, 3p है, 3d है, तो किस तरीके से आप डिसाइड करोगे किसकी एनर्जी ज़्यादा है ऑर्बिटल की और किसकी कम है. सो इन द अफबाव प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन फिलिंग इज अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑर्बिटल्स और सबशेल, and you will decide according to n plus l rule. It is very important students, n plus l rule, where n is the principal quantum number and l equal to azimuthal quantum number. So according to Aufbau principle, energy is directly proportional to n plus l value. अभी आप आगे एक स्लाइड में देखोगे कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम है तब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है और किसकी कम है. So energy is directly proportional to the n plus l value. So students, let us have a look on the n plus l rule. आपने पढ़ा है कि energy is directly proportional to the n plus l value. Again I am repeating, n यहाँ पे क्या है, principal quantum number and l is the azimuthal quantum number. अब आप ये ध्यान से देखो, 1s ऑर्बिटल है, 2s है, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d और 4p. ये तो अफबाव से आपने जो डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ा है ऐसे ही आएगा. बट आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि हाउ एनर्जी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस. तो मैंने बताया है कि ये सारे जो हैं वो ऑर्बिटल्स हैं और ये जो नंबर इसके आगे लिखा होता है दैट टेल्स द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n. सो यू कैन सी हेयर वैल्यू ऑफ n, 1s के लिए 1 है, 2s के लिए 2 है, 2p के लिए 2 है एंड सो ऑन. नाउ वैल्यू ऑफ l, आपको पता है कि अगर एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है दैट मीन्स इट बिलोंग्स टू s ऑर्बिटल. अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ l इक्वल टू 0 देन इट बिलोंग्स टू s ऑर्बिटल. इफ l इक्वल टू 1 इट बिलोंग्स टू p ऑर्बिटल. इफ l इक्वल टू 2 then it will belong to d orbital, and if l equal to 3 then it will belong to the f orbital. Simple, इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखना. अब आपके लिए ये ऑर्बिटल्स दिए हुए हैं और आपको पता करना है कि किसकी एनर्जी ज्यादा है और किसकी कम है. आप देखो यहाँ पे 1s के लिए तो आपको पता है दिस नंबर इज टेलिंग द वैल्यू ऑफ n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. सो वैल्यू ऑफ n इज 1 और s ऑर्बिटल है तो s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, 0. सो n प्लस l रूल आप लगाओ, दोनों वैल्यूज को ऐड करो, इट विल बी 1. ठीक है, क्लियर. 2s के लिए निकालो आप वैल्यू ऑफ n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है ऑर्बिटल के पहले लिखा होता है दैट इज 2, एंड वैल्यू ऑफ l आपको पता है s ऑर्बिटल के लिए कितनी होती है, 0 होती है. तो 2 प्लस 0 इक्वल टू 2. तो आप देखो यहाँ पे 1s की वैल्यू 2s की वैल्यू से कम है, इसीलिए 1s की वैल्यू जो 1s ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी सबसे लो होती है, फिर 2s आता है. अब कंपेयर करते हैं 2p में, आप उसी तरह से 2p में करोगे, 2p की एनर्जी 2s से ज्यादा होती है बिकॉज n प्लस रूल के अकॉर्डिंग जो है इसकी वैल्यू 3 आएगी. क्लियर. अब आते हैं कंफ्यूजन कहाँ होता है, जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो, जैसे 3s है, 3p है और 3d की है. सेम वैसे ही आप n प्लस l रूल लगाओ, n यहाँ पे 3s के लिए 3 है और s ऑर्बिटल है दैट मीन्स l की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो n प्लस l रूल लगाओगे तो आप 3 आएगा. उसी तरीके से 3p की वैल्यू निकालो, 3p के लिए n की वैल्यू कितनी है, 3 है और p के लिए जो l की वैल्यू है 1 है, तो आप कितना करोगे, 3 प्लस 1 जो होगा 4 होगा. उसी तरीके से 3d की वैल्यू आप देखो, n की वैल्यू जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू वो 3 है और d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू जो होती है 2 होती है, तो ये 5 है. तो आप देख सकते हो n प्लस l की वैल्यू डिफर कर रही है. 3s के लिए n प्लस l की वैल्यू कितनी है, 3 है. 3p के लिए n प्लस l की वैल्यू 4 है और 3d के लिए n प्लस l की वैल्यू कितनी है, 5 है. इसका मतलब कि n प्लस l वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी. तो 3s की वैल्यू सबसे कम है, उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, देन 3p एंड देन 3d. इसी तरीके से आप सारे ऑर्बिटल्स के n प्लस l रूल के अकॉर्डिंग आप एनर्जीज की वैल्यू निकाल सकते हो. सो स्टूडेंट्स, जितना भी आपने अफबाव प्रिंसिपल में पढ़ा है आप उसको प्रैक्टिस करिएगा. मैंने 1 से 20 पहले दिया था आपको, अब आपको 1 से 30 तक पूरा एटॉमिक नंबर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अफबाव प्रिंसिपल से आने चाहिए. अफबाव प्रिंसिपल का एक्सेप्शन भी है जो आप देख लो. हाउ do I explain the exceptions to the Aufbau principle? दो वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है
क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 एंड कॉपर एटॉमिक नंबर 29। अब आप देखो, आपको पता है 1s की एनर्जी सबसे कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स की जब आप फिलिंग करोगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d5 होगी। जब आप नॉर्मल आप करोगे तो आनी चाहिए थी 4s2 और 3d4, बट एक्सेप्टेड वैल्यूज क्या है 4s1 और 3d5। अभी ये क्यों है मैं भी आपको बताती हूँ। कॉपर के लिए भी एक्सेप्शन है कि अगर आप नॉर्मल फिलिंग करोगे तो 4s2 और 3d9 आएगा, बट एक्चुअल जो है ये अफबाउ प्रिंसिपल से कॉन्ट्राडिक्ट करता है, ये अफबाउ प्रिंसिपल के एक्सेप्शन है। अब क्यों है, आपने पहले भी पढ़ा है कि जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है, आपको पता है कि डी ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। तो कोई भी ऑर्बिटल अगर हाफ फिल्ड है या फुल फिल्ड है तो मैंने बताया था कि वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को गेन कर लेता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको लेक्चर में बताया है। तो क्रोमियम और कॉपर के केस में यही होता है कि अगर 4s का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 3d में शिफ्ट हो जाए तो ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेगा, और उसी तरीके से कॉपर के केस में भी s का एक इलेक्ट्रॉन अगर d में चला जाए तो वो फुल फिल्ड कंडीशन है, तो ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं। इसकी वजह से इनका जो एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 3d5 एंड 4s1, 3d10 एंड 4s1। इसको हमेशा याद रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रोमियम और कॉपर हमेशा जो है अफबाउ प्रिंसिपल को कॉन्ट्रोडिक्ट करते हैं, एक्सेप्शन है जो याद रखिएगा। आप देख लीजिए, आप यहाँ पे भी दिया है कुछ, मैंने सारे अनयूजुअल जितने भी एक्सेप्शंस हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल मैंने दे दिया है। देखिए, आप कॉपर का होना चाहिए था क्या 3d9 4s2, बट एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 एंड 4s1। वाई? बिकॉज हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल अटेन्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, उनकी स्टेबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। मैंने ऑलरेडी आपको उसमें आपको आयोनाइजेशन पोटेंशियल में ये बताया है। फिर नेक्स्ट एक्सेप्शन है सिल्वर का, होना चाहिए था 4d9 5s2, बट इसका एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4d10 एंड 5s1। इसी तरीके से आप देखो क्रोमियम का है, पैलेडियम का है, गोल्ड का है, मोलिब्डेनम का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कोई भी कॉम्पिटेटिव लेवल का एग्जाम आएगा तो अगर आपको इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देगा तो बेसिकली क्या होता है कि एक्सेप्शनल क्वेश्चन डालते हैं, और एक्सेप्शनल क्वेश्चन डालते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और आप सोचोगे अगर मान लो मोलिब्डेनम का ही आ जाता है तो आप क्या लिख दोगे, तुरंत टिक कर दोगे 4d4 और 5s2 पे। नो, बट इट इज द एक्सेप्शन। एक्चुअल मोलिब्डेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 4d5। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख लो, मैंने पूरा पीरियोडिक टेबल का मैक्सिमम जो भी आपने पढ़ा है वो सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे मेंशन्ड है। ध्यान से अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर 1 से लेके 30 आपको पूरा कमांड आना चाहिए, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। अफबाउ प्रिंसिपल में हम कैसे लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को पहले भरते हैं और किस तरीके से प्रोसीड करते हैं, और n+ रूल आपको क्लियर होना चाहिए। ये पूरा पीरियोडिक टेबल है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को यहाँ लिखा गया है। आप अपने कॉपी में इसको अच्छे से लिखिएगा और इसकी प्रैक्टिस भी करिएगा। So students, let us move on for the next topic. It is very easy, Hund's rule. अब आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा कि Hund's rule क्या कहता है। Electron in a subshell are paired only when all the orbitals of a subshell is half filled with parallel spin. Clear? अब आप ध्यान से इसको समझो। बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन का एग्जाम्पल दिया गया है। आपके जब आप निकालोगे बोरॉन का तो 1s2, 2s2 और 2p1 आएगा। p ऑर्बिटल है, आपको पता है p ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py और pz। उसी तरीके से कार्बन में के p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपने पैरेलल स्पिन से भरा। पैरेलल मतलब एक जैसी स्पिन से। आप पहले पेयरिंग नहीं करोगे। हुंस रूल ये कहता है कि पेयरिंग तभी होगी जब जितने भी ऑर्बिटल्स हैं वो पहले हाफ फिल्ड हो जाएं। अब आप आगे बढ़ो तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। नाइट्रोजन के लिए p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपने px में एक भरा, py में भरा, pz में भरा, और दोनों की स्पिन जो है आपने पढ़ा है, एक स्पिन होती है जब एरो अप होता है, दैट बिलोंग्स टू द +1/2 स्पिन। ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है।
और यही हुन्स रूल कहता है कि पहले हम ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को पैरेलल भरेंगे, एक जैसे स्पिन में भरेंगे। जब ये कंप्लीट पैरेलली भर जाएगा, फिर जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो कैसे होगा, वो एंटी क्लॉक होगा। अब आप ऑक्सीजन के लिए देखो, पी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले आप सिंगल सिंगल एक एक इलेक्ट्रॉन भरे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन। हाफ फिल्ड कंडीशन हो गया, हाफ फिल्ड कंडीशन हो गया, तब जो ये चौथा इलेक्ट्रॉन है वो px ऑर्बिटल में जाएगा और देखो आप इसकी स्पिन डाउन हो गई, दैट मीन इट बिलोंग्स टू एंटी क्लॉक स्पिन, एंटी क्लॉक डायरेक्शन है और इसकी स्पिन हो जाएगी -1/2। सो हुन्स रूल बेसिकली यही कहता है कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स में भरते हैं तो पहले हम पैरेलल स्पिन, एक जैसे स्पिन में भरेंगे, फिर जब वो पैरेलल स्पिन कंप्लीट हो जाएगा, हाफ फिल्ड हो जाएगा, तब हम नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को एंटी क्लॉक में भरेंगे। हमेशा आप कभी भी पेयरिंग पहले से स्टार्ट नहीं करोगे, जब तक वो हाफ फिल्ड ना हो जाए तब तक हम जो है वो पेयरिंग नहीं कर सकते। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, बोरॉन के केस में, कार्बन के केस में, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑलवेज इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल आर पेयर्ड तभी होंगे व्हेन ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ अ सब शेल इज हाफ फिल्ड। तो हुन्स रूल यही कहता है, जब तक ऑर्बिटल या सब शेल जो है वो हाफ फिल्ड, आधे ना भर जाए पैरेलल स्पिन के साथ, तब तक उनके में पेयरिंग नहीं हो सकती। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे इस तरीके से एक एग्जाम्पल दिया 1s2, 2s2 और 2p3। एक इसका एग्जाम्पल है नाइट्रोजन का एग्जाम्पल। अब आप ध्यान से इसको देखो, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, आपने एक इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज भरा, दैट बिलोंग्स टू +1/2 स्पिन। दूसरे इलेक्ट्रॉन को आपने किस तरह भरा, -1/2, एरो डाउन। उसी तरह 2s में 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो हुन्स रूल यही कहता है कि पहले हम पैरेलल स्पिन में भरेंगे, जब ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो जाएगा तब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉक में जाएगा। आप इस तरीके से नहीं लिख सकते हो कि एक आपने एरो अप किया, फिर डाउन किया, फिर आपने जो है अप किया। पेयरिंग अभी अलाउड नहीं है, जब तक कि ऑर्बिटल हाफ फिल्ड या आधा ना भर जाए तब तक हम पेयरिंग नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पे ग्रीन टिक दिया है और यहाँ पे क्रॉस दिया है। So students, let us start our last topic, that is Pauli's exclusion principle. आपने पढ़ा हुन्स रूल क्या था कि हुन्स रूल किसी भी ऑर्बिटल में जब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे तो पहले हम ऑर्बिटल को हाफ फिल करेंगे पैरेलल स्पिन से, फिर उसकी पेयरिंग होगी। अब पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर नहीं रख सकते। अब आप एक बार ध्यान से देखो, सपोज करो कोई भी ऑर्बिटल का ये पहला इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है। अब आप ध्यान से देखो, n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इज द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, m इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड ms इज द स्पिन क्वांटम नंबर। क्लियर? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए आप देखो n की वैल्यू 1 है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए भी n की वैल्यू 1 है। नेक्स्ट आप देखो एजीम्यूथल के लिए भी वैल्यू सेम है, देन मैग्नेटिक के लिए भी वैल्यू सेम है। लास्ट क्वांटम नंबर में आप आओ, देखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये क्लॉकवाइज है, +1/2, सेकेंड के लिए -1/2 है। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का पहला एजम्पशन ये है कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन ये है, उनके चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। अगर 3 क्वांटम नंबर सेम है तो चौथा क्वांटम नंबर पक्का जो है वो डिफरेंट होगा। क्लियर है? ये कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है जो 4 आपने क्वांटम नंबर पढ़े हैं उनमें क्या होता है, 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू तो सेम हो सकती है किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, लेकिन चौथे क्वांटम नंबर की वैल्यू जरूर कहीं ना कहीं डिफर करेगी। तो आप देख रहे हो कि पहले इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो +1/2 है। क्लियर? क्लॉकवाइज है। और सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए -1/2 है, यानी एंटी क्लॉक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो सब सेम था 100, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो सेम है। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का पहला एजम्पशन यही है कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन सेम सेट, सारे उनके क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, कोई एक वैल्यू जरूर डिफर करेगी। ठीक है, आपने ये देख लिया कि 1s ऑर्बिटल में किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हो, उसके अकॉर्डिंगली आप वैल्यूज को निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। और दूसरा आपका ये कहता है कि
पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में ये कहता है कि कोई भी एक ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, देखो आप यहाँ पे ध्यान से, और मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं और वो भी ऑपोजिट स्पिन के साथ। एरो अप दैट मीन्स इट इज द +1/2 स्पिन क्लॉकवाइज, एरो डाउन दैट मीन्स इट बिलोंग्स टू द स्पिन -1/2 एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? तो ये आपने पढ़ा है कि अगर कोई भी ऑर्बिटल है तो उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? 2 रह सकते हैं। अब ये आप s ऑर्बिटल की बात हो रही है, p के लिए आप देखोगे तो उसमें इस तरीके के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो एक अगर ऑर्बिटल की आप बात करो वहां पे, तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और ऑपोजिट स्पिन के साथ। तो आप यहाँ पे देखो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यूज दी हुई है। आप ये देखो फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक, तीनों की वैल्यू सेम है 2 0 0, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू जरूर डिफर करिए, +1/2 -1/2। आप इसी तरीके से देखो थर्ड और फोर्थ इलेक्ट्रॉन है, आप देखो 2 1 -1 2 1 -1, तीनों की वैल्यू सेम है लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू डिफर है। तो दैट इज द मेन असम्पशन कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के जो चारों क्वांटम नंबर्स है वो कभी भी सेम नहीं हो सकते। स्पिन क्वांटम नंबर बेसिकली डिफर, एक कोई ना कोई क्वांटम नंबर जरूर डिफर करेगा। So students, let us revise the Pauli exclusion principle. According to it, no 2 electrons can have the same set of all 4 quantum numbers. मैंने वही बताया कि 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं बट फोर्थ जो क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर वो जरूर डिफर करेगा। और इसका दूसरा assumption भी देख लो, it states that an orbital can have maximum of 2 electrons and that must be opposite spin. आपको पता है कि ऑपोजिट स्पिन में ही मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक का स्पिन +1/2 होगा क्लॉकवाइज एरो अप और एक का स्पिन जो होगा एरो डाउन दैट बिलोंग्स टू -1/2 एंटी क्लॉक स्पिन। ड्यू टू दिस इट वाज कंक्लूडेड दैट एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स दैट which can have all 3 क्वांटम नंबर। ऑल 3 क्वांटम नंबर्स में कौन से आ जाएंगे? फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड है एल एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड द थर्ड इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। वो 3 सेम होंगे बट द स्पिन विल बी डेफिनेटली डिफरेंट। स्पिन जो है वो पक्का डिफरेंट होगा। चौथा क्वांटम नंबर जो है स्पिन क्वांटम नंबर वो जरूर डिफर करेगा। सो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख लो कुछ इंपॉर्टेंस हैं and application of Pauli exclusion principle. The Pauli exclusion principle helps to explain a wide variety of physical phenomena. ये बहुत सारे physical phenomena को आराम से समझा सकता है। It helps in describing the various chemical elements and how they participate in chemical bonds. ये chemical bonds के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, किस तरीके से केमिकल बॉन्ड बनता है। जब भी आप आगे पढ़ोगे केमिकल बॉन्ड चैप्टर में तो आप डिटेल में वहां पे देखोगे किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स हाफ फिल्ड है और किस तरीके से वो ओवरलैपिंग करते हैं, वो वहां पे आप पढ़ोगे। तो बेसिकली पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो बताता है किस तरीके से एलिमेंट्स जो है वो केमिकल बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। द पीरियोडिक टेबल कैन ऑल्सो बी डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिंसिपल। सो स्टूडेंट्स, मैंने जितना भी पढ़ाया है वो सारे मैंने हिंदी में भी नोट्स दिए हैं, तो आप अपने नोट्स को कंप्लीट करिएगा और कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। बी हैप्पी, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। और आपको जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अपने नोट्स को कंप्लीट रखिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए और जो भी प्रॉब्लम है आप वीडियो सेक्शन में आप जाके कमेंट में आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।